हेलो स्टूडेंट, मैं निर्भय एमिंग आई हिंदी यूट्यूब चैनल में आपका मोस्ट वेलकम करता हूं। हम लोग कल साउंड चैप्टर पढ़ रहे थे और उसमें साउंड में 2 वीडियो हो चुका है। ये आई होप कि ये लास्ट वीडियो होगा, क्योंकि हम सब कुछ डिटेल्स से पढ़ रहे हैं ताकि हमसे कोई क्वेश्चंस ना छूटे, इसलिए वीडियो ज्यादा हो रहा है। तो आप पढ़ते रहिए। आपका एग्जाम का डेट तो काफी बढ़ चुका है, 19 तक तो फॉर्म भरने का डेट हो गया है। तो 19 तक फॉर्म भराएगा, कम से कम उसको फॉर्म को भरने के बाद प्रोसेसिंग होने में और एडमिट कार्ड जारी करने में एटलीस्ट 1 मंथ का गैप होगा ही होगा। तो 19 के बाद और नेक्स्ट 19 तो अपने पास टाइम बच जाएगा प्रैक्टिस करने के लिए। आप चिंता ना करें, अगर आप एक बार अच्छे से पढ़े रहेंगे तो आपका प्रैक्टिस भी तेजी में होगा। और आप सिर्फ रट के थोड़ी ना पढ़ रहे हैं, बाकी जब अगर रट के पढ़ लेंगे, प्रैक्टिस लगा रहे क्वेश्चन, ये क्वेश्चन का ये आंसर होगा, ये क्वेश्चन का, अरे सेम क्वेश्चन थोड़ी ना आएगा, क्वेश्चन सेम नहीं आएगा, उसका कॉन्सेप्ट पूछा जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग कॉन्सेप्ट पढ़ लेंगे तभी तो क्वेश्चंस बनाएंगे। तो आप हड़बड़ाए नहीं, आपका सिलेबस धीरे धीरे करके खत्म हो जाएगा। हम लोग डेली तो वीडियो ला ही रहे हैं। और भी एक चीज आपके लिए प्लान किया हूं, आज अनाउंस करूंगा अगर वो पॉसिबल हो पाता है तो। ठीक है, चलिए देर न करते हुए चैनल इसको वीडियो को शुरू करते हैं, समझते हैं। कल साउंड के बारे में पढ़े थे कि साउंड क्या होता है, कैसे होता है, इसका स्पीड क्या होता है, वो किस किस बात पर डिपेंड करता है। प्रत्यवस्था पे डिपेंड करता है, घनत्व पे डिपेंड करता है, मतलब इंटेंसिटी पे डिपेंड करता है, डेंसिटी पे डिपेंड करता है, टेम्परेचर पे, तापमान पे डिपेंड करता है। तो लास्ट बार जो हम लोग एक तापमान पे डिपेंड करता है और उस पर क्वेश्चन भी हम लोग किए थे। तो अब पढ़ेंगे कि तापमान, तो देख लिए थे कि तापमान पे कैसे डिपेंड करता है। अगर आप वो वीडियो नहीं देखे तो जाके देखिए, उससे क्वेश्चन पूछता है। अब कह रहा है कि यदि तापमान समान रहे, अगर कहीं पे मान लो इस रूम में तापमान 30 डिग्री सेल्सियस फिक्स कर दें, तब कह रहा है कि ध्वनि का चाल वायु दाब पर निर्भर नहीं करता है। तो कह रहा है कि अगर टेम्परेचर इज फिक्स्ड एट एनी पॉइंट, देन द स्पीड ऑफ साउंड डज नॉट डिपेंड ऑन द प्रेशर ऑफ दैट मीडियम। मतलब कह रहा है कि वायु दाब पे डिपेंड नहीं करता है। दाब मतलब प्रेशर पे डिपेंड नहीं करता है। क्या मतलब इसका, अगर इस रूम का टेम्परेचर 30 डिग्री है और 30 डिग्री रख दे और प्रेशर कितना भी बढ़ा है, 60 डेसिबल कर दिए, मतलब डेसिबल बोल रहे हैं, हाँ 60 कर दिए, 70 कर दिए, ये कुछ भी कर रहे हैं, प्रेशर बढ़ाते जा रहे हैं, घटाते जा रहे हैं, इस पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ा। मतलब कि प्रेशर के बढ़ाने घटाने पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा अगर टेम्परेचर मतलब तापमान फिक्स है। क्लियर है? तो आपसे क्वेश्चन में पूछेगा कि अगर अभी तापमान 30 डिग्री है और आधा घंटे के बाद भी किसी कमरे का तापमान 30 डिग्री है, अभी प्रेशर क्या है 30 है और अभी प्रेशर 50 कर दिए, तो उसके वायु के मतलब कि साउंड के चाल पे क्या असर पड़ेगा, बढ़ेगा घटेगा? तो आपको क्या आंसर देना है कि कुछ नहीं होगा, ना बढ़ेगा ना घटेगा, फिक्स रहेगा। अगला टर्म है 0 डिग्री तापमान पे वायु में ध्वनि का वेग 332 मीटर पर सेकेंड होता है। एट 0 डिग्री टेम्परेचर द स्पीड ऑफ साउंड इन एयर इज 332 मीटर पर सेकेंड। होप कि आप समझ पा रहे होंगे। आपके एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेगा कि 0 डिग्री तापमान पे वायु में ध्वनि का वेग क्या होता है, तो 332 मीटर पर सेकेंड। आप एग्जाम में ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, आप देख लेंगे कि कहीं ना कहीं आपको क्वेश्चन बैंक में मिल जाएगा। नेक्स्ट में ध्वनि का सर्वाधिक चाल एल्यूमिनियम में होता है। तो अगर आप पढ़ लिए कि ध्वनि का वेग माध्यम पे डिपेंड करता है, और हम पढ़े थे कि ठोस में सबसे ज्यादा होता है, उससे कम द्रव में होता है, सबसे कम गैस में होता है। मतलब सॉलिड में सबसे ज्यादा होता है, उससे कम लिक्विड में और सबसे कम गैस में होता है। तो सॉलिड में एल्यूमिनियम क्या है, एक सॉलिड है, एल्यूमिनियम एक सॉलिड है। तो पूछेगा कि सबसे ज्यादा ध्वनि का चाल किस माध्यम में होता है, किस चीज में होता है, तो एल्यूमिनियम में होता है। कभी कभी आपको उसका वैल्यू पूछ लेगा, तो वैल्यू तो उतना नहीं पूछेगा, लेकिन आप ध्यान में रख लेंगे 6500 मीटर पर सेकेंड, ये वैल्यू आपसे पूछता है, ये वैल्यू आप पक्का याद कर रख लेंगे। 332 मीटर पर सेकेंड और 300 मीटर पर सेकेंड नहीं लगा के आ जाएंगे, वो आप किसमें पढ़े हैं, लाइट में पढ़े हैं, ठीक है। तो उससे इसको कंफ्यूज मत कीजिएगा, 332 मीटर पर सेकेंड होता है। फिर पूछता है ध्वनि का चाल जल में ध्वनि का चाल कितना होता है, 1460 मीटर पर सेकेंड। स्पीड ऑफ साउंड इन अ वाटर इज 1460 मीटर पर सेकेंड होता है। इसके बाद पूछता है, कहता है कि माध्यम के बदलने पर ध्वनि का वेग एवं तरंगदैर्घ्य बदल जाता है। ये क्वेश्चन, ये पूरे जो आप यहाँ पे देख रहे हैं ना, इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, पता नहीं क्या एग्जामिनर को होता है, इस पॉइंट से बार बार हर 1 साल के बाद इसी पॉइंट से क्वेश्चन पूछ लेता है, इसी पॉइंट से क्वेश्चन पूछ लेता है। क्वेश्चन कैसे पूछता है, कहता है, पहले तो मैं समझा दूं कि क्या कह रहा है कि माध्यम के बदलने से ध्वनि का वेग एवं तरंगदैर्घ्य बदल जाता है, किंतु आवृत्ति नहीं बदलता है। कह रहा है कि टू चेंज द मीडियम द स्पीड ऑफ साउंड, टू चेंज द मीडियम स्पीड ऑफ साउंड माध्यम के बदलने पर ध्वनि का वेग एवं ये तरंगदैर्घ्य बदलता है। कह रहा है कि टू चेंज द मीडियम स्पीड ऑफ साउंड एंड वेवलेंथ ऑफ साउंड इज चेंजेस बट फ्रीक्वेंसी डज नॉट चेंज। कहने का मतलब कि अगर मान लो यहाँ पे
एयर है, एयर के जगह पे अगर हम लोग यहाँ पे वाटर रख देंगे तो अभी बोल रहे हैं तो वो वहां पे यहाँ पे यार हम हैं और हमारे दोस्त हैं, इन दोनों के बीच में क्या है, अभी एयर है, तो हम बोलेंगे तो जिस स्पीड से उनके पास मेरा आवाज पहुंचेगा, अगर इसके बीच में एयर ना हो तो वाटर हो जाएगा, माध्यम चेंज हो जाएगा, मीडियम चेंज हो जाएगा, तो उनके पास जो स्पीड जितना जल्दी पहुंच रहा था अब उससे या तो ज्यादा पहुंचेगा, कैसे ज्यादा ही पहुंचेगा क्योंकि लिक्विड में तेज चलता है, तो अब और जल्दी पहुंच जाएगा। तो ध्वनि का वेग पे उसका असर पड़ता है माध्यम का, लेकिन ध्वनि के तरंगदैर्घ्य पे भी माध्यम का असर पड़ता है, लेकिन माध्यम का असर ध्वनि के फ्रीक्वेंसी मतलब आवृत्ति पे नहीं बदलता है। क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन ऐसे रहता है कि मान लो ध्वनि चल रहा है, अभी एयर है, एयर से क्या चल गया, वाटर में चल गया ध्वनि, तो बताओ इसका कौन सा चीज चेंज नहीं होगा, कौन सा चीज अपरिवर्तित रहेगा, कौन सा चीज अनचेंज रहेगा, तो फ्रीक्वेंसी अनचेंज रहेगा। फिर इसमें से ऑप्शन में दे देगा कि कौन सा चीज अनचेंज रहेगा, तो ऑप्शन में वेवलेंथ दे देगा, मतलब तरंगदैर्घ्य दे देगा, वेग दे देगा, फ्रीक्वेंसी दे देगा, और इसमें से कोई नहीं दे देगा। तो आपका कौन सा ऑप्शन होगा, ये फ्रीक्वेंसी वाला, कि फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होगा। फिर इसी क्वेश्चन को घुमा घुमा के, मतलब इन्हीं तीनों पॉइंट पे घुमा घुमा के नहीं होगा होगा इसमें पूछते रहता है। तो ये चैप्टर, ये लाइन आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप इसमें ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्या है, अब ध्वनि की विशेषता। हर चीज की कुछ ना कुछ विशेषता होती है, दुनिया में जितनी भी चीजें हैं हर चीज का कुछ ना कुछ विशेषता है। मेरा भी कुछ विशेषता है, आपका भी कुछ विशेषता है। आप हो सकता है आप अच्छे क्रिकेट खेलते होंगे, हो सकता है आप अच्छे प्लेयर होंगे, हो सकता है आप अच्छे पढ़ने वाले होंगे, हर आदमी का कोई ना कोई विशेषता होता है। उसी तरह से ध्वनि मतलब साउंड का भी कुछ ना कुछ विशेषता होता है, क्वालिटी होता है। क्या क्या होता है, ध्वनि का विशेषता होता है तीव्रता, तीव्रता या प्रबलता, इसको इंग्लिश में इंटेंसिटी बोलते हैं, सबको समझेंगे। त्वरित, तरत्व, पिच और गुणता मतलब क्वालिटी, क्वालिटी लिखा हुआ है, LIT में क्वालिटी लिखा हुआ है, ठीक है यहाँ पे क्वालिटी। तो सबसे पहले समझेंगे कि ये तीनों बात को समझेंगे कि ध्वनि का ये क्या 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 है, इसका मतलब क्या है, हम आपको समझा रहे हैं। देखिए तीव्रता जिसको इंटेंसिटी बोलते हैं, ध्वनि तेज या मंद, अगर आपको ध्वनि तेज या मंद सुनाई देता है, यदि ध्वनि आपको कभी तेज कभी मंद मतलब कभी लाउड और कभी स्लो सुनाई देता है, तो इसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, इसके लिए तीव्रता मतलब इंटेंसिटी रिस्पॉन्सिबल है। अगर पूछेगा कि ध्वनि का लाउडनेस और स्लो या मतलब कि तीव्रता तेज या मंद सुनाई किस बात पर डिपेंड करता है, तो ध्वनि के इंटेंसिटी पर डिपेंड करता है, मतलब तीव्रता पर डिपेंड करता है, निर्भर करता है। इसके बाद पूछेगा ध्वनि की तीव्रता एवं आयाम में समानुपाती, तो इसके बाद पूछता है कि ध्वनि का तीव्रता तो हम लोग समझ गए, तो इसका कुछ ना कुछ रिलेशन होता है। तो अगर पूछेगा कि आप लोग पढ़े थे ना ध्वनि के बारे में, फ्रीक्वेंसी पढ़े थे, एम्पलीट्यूड पढ़े थे, वेवलेंथ पढ़े थे, आयाम पढ़े, मतलब कि वेवलेंथ पढ़े थे, ये सारी चीज मतलब तरंगदैर्घ्य पढ़े थे, आयाम पढ़े थे, आवृत्ति पढ़े थे, ये सब पढ़े थे। तो वैसे ही ध्वनि का जो तीव्रता होता है और उसके आयाम में क्या रिलेशन होता है, ध्वनि के तीव्रता एवं आयाम में समानुपाती के वर्ग का संबंध होता है। द रिलेशन बिटवीन द इंटेंसिटी एंड द एम्पलीट्यूड ऑफ साउंड इज डायरेक्टली, इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द एम्पलीट्यूड। एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया है और डायरेक्ट पूछा गया, आपके एग्जाम में दे दिया गया था कि ध्वनि के तीव्रता और उसके आयाम में क्या संबंध है, 4 ऑप्शन दे दिया गया था, I इक्वल्स टू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A, I इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू A। तो ये आपका जो ऑप्शन था वो ऑप्शन सही था, तो ये आप ऑप्शन टिक करके निकल जाएंगे। तो आप इस बात को रट लेंगे, ध्यान में रख लेंगे कि ध्वनि का तीव्रता उसके एम्पलीट्यूड के वर्ग के समानुपाती होता है। नेक्स्ट क्या है, ध्वनि का तीव्रता एवं दूरी में क्या संबंध होता है, मतलब कहने का मतलब कि ध्वनि का तीव्रता और दूरी, मैंने कहने का मतलब कि अगर हम यहाँ पे हैं और कोई दूर मेरे से कितना दूर है, अगर मान लो 10 मीटर दूरी पे है तो उसको कितना तीव्र आवाज सुनाई देगा, कितना तेज आवाज सुनाई देगा, या मुझसे ज्यादा दूर है तो उससे कितना दूर तेज आवाज सुनाई देगा। तो आपको पता है कि जितना दूरी बढ़ता है, दूरी जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे तीव्रता घटते जाएगा, तेज उसको कम सुनाई देगा। तो ध्वनि का मतलब देखिए इनवर्स रिलेशन होता है इंटेंसिटी और डिस्टेंस में। ये क्या है, दूरी है, ये डी क्या है, डेंसिटी नहीं है, डिस्टेंस है, दूरी है। तो जैसे जैसे दूर आप होते जाओगे किसी चीज से, तो वो आपका तीव्रता, उसका तीव्रता आपके कान तक कम तेज मतलब कम पहुंचेगा, और जैसे जैसे नजदीक आओगे तो आपको उसका तीव्रता क्या ज्यादा सुनाई देगा, इंटेंसिटी ज्यादा सुनाई देगा। इसके बाद आता है कि ध्वनि का तीव्रता किस मतलब कि उसका यूनिट क्या होता है जिसको मापते हैं ध्वनि का तीव्रता। तो ध्वनि का तीव्रता को डेसिबल में, ये भी क्वेश्चन आपसे बार बार पूछा जाता है, हर पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको बहुत सबको देख के चलना है। तो ध्वनि का तीव्रता किस बात पर डिपेंड करता है, ध्वनि का तीव्रता का माप क्या होता है, डेसिबल होता है। और ये भी पूछा जाता है कि 1 डेसिबल में कितना बेल होता है, 1/10 बेल होता है। आप इस चीज को भी नोट डाउन कर लेंगे, सब कुछ नोट डाउन कर लीजिए, मैं और आगे इसमें बताता हूं कि और क्या क्या इसके प्रॉपर्टी हैं। ठीक है, नोट डाउन कीजिए।
अब तीव्रता वाले क्वेश्चंस तो पढ़ लिए हम लोग, आपके एग्जाम में तीव्रता वाले क्वेश्चन से आप क्वेश्चंस कर सकेंगे। लेकिन और भी इसमें एक चीज पूछा जाता है कि कौन सा तीव्रता वाले साउंड को हम लोग सुन सकते हैं, कौन सा तीव्रता वाले साउंड हमारे लिए अच्छा है, खराब है। इस तरह के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो मैं आपको बताता हूँ, देखिए यहाँ पे लिखा गया कि 45 डेसिबल वाली तीव्रता वाली ध्वनि मनुष्य के लिए सर्वाधिक अच्छा होता है। कहेगा कि which decibel intensity of sound is comfortable for the human, तो 45 डेसिबल। 45 डेसिबल वाला जो तीव्रता वाला ध्वनि होता है वो ह्यूमन के लिए, आदमी के लिए बहुत ही ज्यादा सुनना आसान होता है, उनके लिए इजी होता है। तो आप 45 डेसिबल या 45 के आसपास, 40 से 50 के आसपास आप मार सकते हैं, ठीक है, अगर ऑप्शन में ऐसा कुछ रहेगा तो। फिर इसके बाद पूछेगा कि जो हम लोग फुसफुस बातें करते हैं ना किसी के कान में, दूसरों की बातें दूसरे के साथ, तो क्या करते हैं, फुसफुस करके बतियाते हैं, मतलब विस्पर साउंड में बतियाते हैं। तो विस्पर साउंड में बात करते हैं तो वुस का पूछेगा, वुस का तीव्रता कितना होता है, उसका इंटेंसिटी कितना होता है, तो 15 से 20 डेसिबल होता है। उसका तीव्रता कितना होता है, 15 से 20 डेसिबल। उसके बाद पूछेगा जो हम लोग सामान्य बातचीत करते हैं, जैसे हम आप हमारे सामने बैठे हैं, हम और किसी टॉपिक पे डिस्कस कर रहे हैं, तो वो जो डिस्कशन होता है वो क्या होता है, सामान्य बातचीत कहते हैं, उसको नॉर्मल टॉकिंग बोलते हैं। और नॉर्मल टॉकिंग 30 to 50 डेसिबल के बीच में जो ऑप्शन होगा वो नॉर्मल टॉकिंग होता है। इसीलिए देखिए 45 जो है, अगर आप किसी से 45 डेसिबल की तीव्रता में बात करेंगे तो वो काफी कंफर्टेबल महसूस करेगा, उसका मन चिड़चिड़ापन नहीं होगा। अगर आप किसी के सामने बहुत तेज बोलेंगे तो वो भी उसको अच्छा नहीं लगेगा, वो असहज महसूस करेगा। तो नॉर्मल टॉकिंग किया जाता है। इसके बाद 60 से 80 डिग्री गुस्सा में बात, जब हम लोग लड़ाई करते हैं, गुस्सा करते हैं, जब किसी पर कोई गुस्सा हो जाता है तो उस समय जो हम लोग का बात करने का इंटेंसिटी होता है वो होता है 60 to 80 डेसिबल, 60 से 80 डेसिबल होता है। क्लियर है। इसके बाद क्या कहा है कि 90 डेसिबल से कम तीव्रता वाले कम आसानी से सुन लेते हैं, इससे ज्यादा में बहरा हो जाएंगे। कह रहा है कि अगर 90 डेसिबल तीव्रता वाले साउंड को हम लोग इजिली सुन लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं होता है। लेकिन 90 डेसिबल से तीव्रता वाले, इंटेंसिटी वाले ज्यादा साउंड को, 90 डेसिबल से जैसे 120 डेसिबल, 130 डेसिबल, ऐसे साउंड को अगर हम लोग सुनेंगे तो हम लोग बहरा हो सकते हैं, डेफ हो सकते हैं। मतलब कि अगर ऐसा माना जाता है कि आप 90 डेसिबल से ऊपर के साउंड को अगर कोई व्यक्ति 8 घंटा से ज्यादा सुन लेगा तो वो बहरा हो जाएगा। तो आप इससे ज्यादा डेसिबल के साउंड को नहीं सुनेंगे। आई होप कि आप समझ पाएंगे। ये आपका लाइफ में भी आपको समझाएगा कि कहीं पे अगर डीजे वगैरह बज रहा है तो उसका लिमिट होता है। अगर कोई पढ़ा लिखा डीजे वाला होगा तो उतना ही साउंड बजाएगा जितना कि ह्यूमन के ईयर के लिए सही है। उसका ह्यूमन बहरा नहीं होगा, डेफ नहीं होगा। लेकिन कोई क्या कहें उसके लिए, मतलब कोई अच्छा नहीं होगा, जिसको कुछ इसके बारे में नॉलेज नहीं है, वो कैसे भी बजा देगा, ठीक है, कितना भी साउंड बजा देगा और कुछ लोग को बहरा करके चला जाएगा। तो आप हमेशा ध्यान रखेंगे कि कोई भी ओकेजन में जाए तो डीजे वाले से रिक्वेस्ट करें कि आप 90 डेसिबल से ज्यादा के साउंड का, इंटेंसिटी वाले साउंड को साउंड ना प्रोड्यूस करें। नेक्स्ट है त्वरितता, तारत्व, पिच। ध्वनि का पिच से क्या है रिलेशन। देखिए अगर कोई व्यक्ति आपसे बात करता है तो आप इस बात को नोटिस किया है कि किसी का बात आपके दिमाग में बहुत चुभता है। मतलब वो अगर आपसे आधा घंटा बात कर लेगा तो आपको लगेगा अरे मेरा सर फटने लगा यार, बहुत मतलब उसका आवाज चुभता है। तो वही है पिच। ध्वनि का पतला या मोटा होना, उसका क्या कहलाता है, ये त्वरिता, तारत्व या पिच बताता है। पूछेगा कि साउंड जो है श्रील है या सॉफ्ट है। श्रील मतलब कि मोटा, तीखा मतलब पतला। जो पतला आवाज होता है ना वो काफी चुभता है दिमाग को, तो वो पतला, श्रील मतलब पतला, और सॉफ्ट मतलब मोटा। जो श्रील साउंड है वो हम लोग सुनना नहीं पसंद करते हैं, कोई भी नहीं पसंद करता है। तो ये कौन बताता है कि कोई साउंड श्रील है या सॉफ्ट है, यानी पतला है या मोटा है। आप एग्जाम में आएगा तो कौन बताता है, तारत्व यानी पिच बताता है। आप यह तो पूछेगा कि जो साउंड का, इससे आपसे ज्यादा ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि साउंड का तरत्व, ध्वनि का तरत्व किस बात पर निर्भर करता है, तो उसके आवृत्ति पे निर्भर करता है। मतलब कि साउंड का पिच जो होता है उसके फ्रीक्वेंसी पे निर्भर करता है। क्लियर है, आप समझ पाए होंगे। अब देखते हैं कि महिलाओं का जो फ्रीक्वेंसी मतलब कि पिच होता है, जो तरत्व होता है, महिलाओं की आवाज का तरत्व वो ज्यादा होता है पुरुषों के तरत्व के कंपेरिजन में। तो महिलाओं का जो आवाज होता है वो काफी श्रील होता है, वो दिमाग को चुभता है। अगर कोई गर्ल्स देख रहे हैं तो आप बुरा ना माने, ये सच्चाई है। तो आप थोड़ा कम आवाज में और आराम से बातें कर सकते हैं। तो ठीक है। इसके बाद क्या हुआ कि अब इसमें ऑप्शन में आता है कि किसका तरत्व काफी ज्यादा होता है। तो ऑप्शन में दे देगा पुरुष, महिला, बच्चा और महिला, बच्चा। तो देखिए सबसे ज्यादा तो ऐसे होता है, देखिए अब समझ गए कि महिला का ज्यादा होता है तरत्व, पिच। तो
तो महिला में जो बच्चा महिला मतलब छोटी जो बच्ची होती है उनका तारत्व और ज्यादा, उनका पिच और ज्यादा होता है। तो सबसे ज्यादा होता है महिला वाले बच्चे का, मतलब छोटी बच्ची गर्ल्स बेबी का जो तारत्व सबसे ज्यादा होता है। फिर उसके बाद बॉयज बेबी का मतलब जो छोटा बच्चा है उसका तारत्व काफी ज्यादा होता है। फिर महिला का होता है मतलब कि वोमेन का होता है। और सबसे कम जो तारत्व होता है किसका होता है, पुरुष का होता है, मतलब कि ह्यूमन मतलब कि मैन का होता है। तो आप समझ पाओगे इस तरह का क्वेश्चन रहेगा, उसका आंसर दे देंगे, आपको क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। इसके बाद होता है गुणता मतलब क्वालिटी। साउंड का क्वालिटी क्या है, जब आप कभी दो साउंड को उसके तारत्व मतलब कि पिच और इंटेंसिटी से डिफरेंशिएट नहीं कर पा रहे, अलग कौन सा क्या है अलग नहीं पहचान पाते हैं, तब साउंड का क्वालिटी आता है वहां पे पहचानने के लिए, दोनों में अंतर समान करने के लिए। अगर पूछेगा कि अगर कभी साउंड का तारत्व और इंटेंसिटी मतलब क्या प्रबलता सेम हो गया तो आप साउंड को कैसे पहचानोगे, तो मैं साउंड को उस समय उसके गुणता मतलब क्वालिटी से पहचानूंगा, ये रहता है। तो यहाँ पे ध्वनि का गुण वह गुण जिसके कारण सामान्य प्रबलता एवं सामान्य त्वरता वाले ध्वनि में अंतर समझा जाता है, उसे क्या बोलते हैं, उसका गुणता यानी क्वालिटी बोलते हैं। कि क्या लिखा है, प्रॉपर्टी ऑफ अ साउंड थ्रू विच नॉर्मल इंटेंसिटी एंड नॉर्मल पिच वाले साउंड को हम इजिली डिफरेंशिएट कर पाते हैं, उसको क्या बोलते हैं, उसका क्वालिटी या गुणता बोलते हैं। अब साउंड का एक और आपसे मैं पढ़ाता था कि जो साउंड का जो है ना फ्रीक्वेंसी जो होता है उसको हर्ट्ज में मेजर करते हैं। तो फ्रीक्वेंसी का भी रेंज है कि आप कितना फ्रीक्वेंसी कितना आवृत्ति के साउंड को आप सुन पाओगे और कितना फ्रीक्वेंसी वाले साउंड को आप नहीं सुन पाओगे। तो इस तरह से फ्रीक्वेंसी को 3 भागों में बांटा गया है। क्या, अश्रव्य तरंग मतलब कि अश्रव्य तरंग, श्रव्य तरंग और पराश्रव्य तरंग। इंग्लिश में बोले तो इंफ्रासोनिक, ऑडिबल और अल्ट्रासोनिक। तो जो साउंड 20 हर्ट्ज से कम होता है, जिस साउंड का फ्रीक्वेंसी मतलब कि आवृत्ति 20 हर्ट्ज से कम होता है, वो क्या होता है, अश्रव्य तरंग उसको बोलते हैं या इंफ्रासोनिक बोलते हैं। आपके एग्जाम में डायरेक्ट पूछता है कि इंफ्रासोनिक साउंड किसको कहते हैं, जिसका क्या होता है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से हमेशा क्वेश्चन पूछता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये तीनों लाइन से हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है आपके एग्जाम में। तो उस साउंड को क्या बोलते हैं, अश्रव्य तरंग या इंफ्रासोनिक तरंग बोलते हैं। इसमें कौन कौन सा आता है, भूकंपीय तरंग आता है। ये भूकंपीय तरंग क्या होता है, वो अश्रव्य तरंग होता है। दिल का धड़कना भी क्या होता है, अश्रव्य तरंग होता है। तो इन सब तरंग को हम लोग सुन नहीं सकते, आदमी नहीं सुन सकता है। ये क्या होता है, आदमी नहीं सुन सकता है। तो आदमी किसको सुन सकता है, तो जो ध्वनि तरंग, जिस ध्वनि तरंग का आवृत्ति मतलब की फ्रीक्वेंसी 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच में होता है, उसको हम लोग सुन पाते हैं, इसीलिए उसको ऑडिबल साउंड या श्रव्य तरंग बोलते हैं। तो आदमी पूछेगा कि ह्यूमन श्रव्य तरंग का रेंज कितना है, तो 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज, या इसको 20,000 हर्ट्ज नहीं लिखे, इसको कभी कभी लिखता है 20 kHz। KHz मतलब के से क्या होता है, किलो हर्ट्ज, 20 किलो हर्ट्ज। तो ऐसा आप समझ लेंगे, इसको और कर लेंगे, ठीक। इसके बाद बोलता है पराश्रव्य तरंग, वैसा तरंग जो हम लोग के रेंज से बाहर मतलब 20,000 से ज्यादा वाला, 20,000 से ऊपर वाले तरंग को क्या बोलेंगे, पराश्रव्य मतलब अल्ट्रासोनिक। 3 भाग में डिवाइड हो गया। और इस साउंड को कौन कौन सुन सकता है, चमगादड़ सुन सकता है, कुत्ता सुन सकता है, बिल्ली सुन सकता है, हम लोग ह्यूमन हम लोग नहीं सुन सकते इस तरंग को, क्योंकि हमारा रेंज कितना है, 20 से 20,000 हर्ट्ज। और 20 इस रेंज से अगर नीचे भी रहेगा तो 20 से नीचे रहेगा, 20 हर्ट्ज से नीचे रहेगा तो भी हम लोग उसको नहीं सुन सकते हैं, तो उसको अश्रव्य मतलब कि इंफ्रासोनिक बोलते हैं। और 20,000 से ऊपर भी रहेगा तो उसको नहीं सुन सकते हैं, उसको क्या बोलते हैं, अल्ट्रासोनिक बोलते हैं। इसमें और कुछ समझेंगे, पहले आप इतना नोट डाउन कर लीजिए। चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक समझते हैं, ध्वनि का प्रवर्तन मतलब रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। ये भी आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। ऑलमोस्ट हम लोग साउंड के खत्म करने के कगार पे हैं, थोड़ा सा और बचा होगा, ठीक है। देखिए ध्वनि परावर्तन क्या होता है, देखिए ध्वनि जब चल रहा है उसके रास्ता में अगर कोई बैरियर आ जाएगा, मान लो ये आप बोले और आपके सामने कोई दीवार आ गया, कोई कुछ भी आ गया, तो जब ध्वनि निकला आपके माउथ से और इसके रास्ते में कोई बैरियर आ गया, कोई रुकावट आ गया, कोई अवरोध आ गया, तो वो ध्वनि वहां से उस साइड ना जाके वहां से रिफ्लेक्ट हो जाता है, परावर्तित होकर फिर इसी माध्यम में आ जाता है। इसी घटना को क्या बोलते हैं, ध्वनि का प्रवर्तन। जैसे कि हम लोग लाइट में भी पढ़े थे कि लाइट का प्रवर्तन, वैसे यहाँ पे ध्वनि, देखिए ये ध्वनि, यहाँ पे कोई दीवार है, ये ध्वनि ऐसे जा रहा था, ऐसे गया और यहाँ पे टकराने के बाद यहाँ से ऐसे लौट के आ गया, इसको बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंट और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन।
चलिए छोड़िए, इसमें इतना नहीं पढ़ना है, बस ये आप जानिए कि ध्वनि का परिवर्तन के नियम वैसा ही है जैसा कि प्रकाश के परिवर्तन के नियम है। इंसिडेंट लाइट, रिफ्लेक्टेड लाइट, आपतित ध्वनि और परावर्तित ध्वनि और नॉर्मल तीनों एक ही पॉइंट पे रहते हैं, और जितना एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है उतना ही एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी होता है। अब इसमें मेन पॉइंट क्या हो गया कि ध्वनि अवरोध सतह के क्षेत्रफल पर निर्भर करता है। जो इसका परावर्तन होता है, ध्वनि का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड इज डिपेंड ऑन द सरफेस एरिया ऑफ द ऑप्टिक ऑब्स्ट्रकल। जो अवरोध सतह है, ये जहां पे ये अवरोध का सतह है, इस पर डिपेंड करता है कि ध्वनि का परावर्तन किस, पूछेगा कि ध्वनि का परावर्तन किस बात पे डिपेंड करता है, तो उसके अवरोध के क्षेत्रफल पे डिपेंड करता है। और अवरोध का क्षेत्रफल जितना ज्यादा बड़ा होगा उतना ही ध्वनि का परिवर्तन ज्यादा होगा, और अवरोध का क्षेत्रफल जितना कम होगा ध्वनि का परिवर्तन उतना ही कम होगा। तो आप समझ गए कि अवरोध में और मतलब ध्वनि के परावर्तन में और उसके एरिया में, क्षेत्रफल में क्या रिलेशन है? डायरेक्ट रिलेशन है। जितना ज्यादा अवरोध, जितना ज्यादा अवरोध का एरिया, क्षेत्रफल, उतना ही ज्यादा परावर्तन। क्लियर है? परिवर्तन के कारण क्या क्या होता है, परिवर्तन के कारण क्या क्या दिक्कत, मतलब कि क्या क्या चेंज होती है। अगर मान लो यहाँ पे ध्वनि गया और यहाँ पे टकराने के बाद फिर यहाँ से ध्वनि, ये पहले वाला ध्वनि है, ये पहले वाला ध्वनि है, और ये रिफ्लेक्शन के बाद वाला ध्वनि है, ठीक है, ये बाद वाला ध्वनि है। तो पहले वाला जो आदमी, जैसे आप कैसे साबुन में गए, तालाब में कूदे और नहा के निकले, तो आप में क्या चेंजिंग आ जाता है, थोड़ा सा स्मार्टनेस आ जाता है। उसी तरह अगर ध्वनि गया, इस पे टकराया और फिर इधर आ गया, तो इस ध्वनि में और इस ध्वनि में क्या क्या चीजों का अंतर आ गया, क्या क्या चेंज हो गया। तो परावर्तन के कारण तीव्रता और आयाम में कमी आ जाती है। मतलब कि जब ध्वनि का रिफ्लेक्शन होता है तो इंटेंसिटी और एम्पलीट्यूड में क्या होता है, कमी हो जाता है। एम्पलीट्यूड और इंटेंसिटी क्या होता है, कम हो जाता है। क्वेश्चन कैसे रहेगा, कहेगा कि एक ध्वनि गया वाटर में, सॉरी वॉल, किसी दीवार से आकर टकरा के अपने ही दिशा में चला आया, तो बताओ उसके ध्वनि में क्या क्या चीज की परिवर्तन होगी। तो आप पूछेगा कि तीव्रता क्या हुआ उसका, तो तीव्रता घट गया, मतलब इंटेंसिटी घट गया। आयाम क्या हुआ, एम्पलीट्यूड क्या हुआ, तो एम्पलीट्यूड भी घट गया। लेकिन वहीं पे पूछेगा कि क्या ध्वनि का वेग घटा, नहीं, वेग नहीं घटता है, आवृत्ति नहीं घटता है, और तरंगदैर्घ्य नहीं घटता है। इन तीनों पे कोई असर नहीं पड़ता है। Velocity, frequency and wavelength does not change after reflection, but intensity and amplitude will be changed after reflection. आप इस बात को ध्यान में रखोगे और इंग्लिश में लिख भी लोगे, जिन बच्चों को इंग्लिश में लिखना है। उसके बाद कहता है कि प्रतिध्वनि। अब देखो, ये ध्वनि जब यहाँ से गया और यहाँ पे टकराने के बाद जो ये देखिए, इसको ध्वनि बोलते हैं। इसको मतलब कि परावर्तन के बाद जो ध्वनि निकलता है उसको क्या बोलते हैं, प्रतिध्वनि बोलते हैं। टकराने के बाद, टकराने से पहले वाले को ध्वनि बोलते हैं, ओरिजिनल साउंड बोलते हैं, और टकराने के बाद, परावर्तन के बाद जो ध्वनि निकलता है उसको क्या बोलते हैं, प्रतिध्वनि। मतलब कि क्या बोलते हैं, उसको इको बोलते हैं इंग्लिश में। तो कहता है प्रतिध्वनि सुनने के लिए कम से कम 16 मीटर का दूरी या 17 मीटर का दूरी होता है। ये आपके एग्जाम में बार बार क्वेश्चन पूछता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि प्रतिध्वनि। अब जाइए आपके क्वेश्चन बैंक को खोलिए, अगर आपके साउंड से कोई भी प्रॉब्लम होगा तो मुझे बताइएगा कि सर ये क्वेश्चन नहीं है, आप ग्रुप में उसको सेंड कीजिएगा। मैं प्लान कर रहा हूं कि ग्रुप में जितने भी आपके क्वेश्चंस आते हैं उस पर डेली का एक वीडियो 10 मिनट का लेके आऊंगा। जिस चीज को मैं बहुत जल्दी अनाउंस करूंगा, और जो क्वेश्चंस मुझे अच्छा लगेगा हाँ ये क्वेश्चंस लेवल का है, इस क्वेश्चंस को पूछा जा सकता है, तो उस 10 मिनट में मैं उस क्वेश्चन का आंसर भी लूंगा, और ये भी बताऊंगा कि ये क्वेश्चन किनके द्वारा, मैं आपका नाम भी लूंगा। तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाएं, वहां पे आप क्वेश्चन भेज सकते हैं। बहुत सारे बच्चे क्वेश्चन भेजते थे और अपना आंसर मांगते थे, तो मैं उनका आंसर किसी का तो मैं दे पाया हूं, सबका आंसर नहीं दे पाया हूं, तो मैं सोचा उनके लिए एक सेशन लेके आऊं 10 मिनट का, ताकि आपका डेली का डेली प्रॉब्लम दूर हो जाए। मैं इसके बारे में आपको अनाउंस करूंगा, जल्दी करूंगा, आप वेट करें और जल्दी से टेलीग्राम से जुड़ जाए। इसके बाद प्रतिध्वनि, तो आपको समझ में आ गया कि पूछता है कि प्रतिध्वनि सुनने के लिए सबसे कम दूरी कितना होना चाहिए, तो 16 मीटर, 16.6 मीटर होना चाहिए या 17 मीटर होना चाहिए किसी ध्वनि के हमारे। ठीक है, ये क्वेश्चन आप समझ लेंगे कि मान लो कि आप यहाँ पे बोले, और तो कम से कम मान लो कि कितना दूर होगा। अगर मान लो आप यहाँ से बोल रहे हो, तो ये अगर आपसे 16 मीटर से कम दूरी पर रहेगा तो आपका परावर्तित ध्वनि आपके पास नहीं आएगा, और उससे अगर 16 मीटर से अगर ज्यादा रहेगा तो आ जाएगा, लेकिन उससे कम, मतलब कि 16.6 मीटर से कम नहीं होना चाहिए। जैसे कि किसी चीज को देखने के लिए मिनिमम 25 सेंटीमीटर का डिस्टेंस होना चाहिए, वैसे ही आपको किसी चीज को प्रतिध्वनि होने के लिए क्या होना चाहिए, 16.6 मीटर का डिस्टेंस होना चाहिए। आप समझ गए। किसी ध्वनि को हमारे कान पर 1/10 सेकेंड तक रहता है, इसे स्थिर निविधि या परसिस्टेंट ऑफ साउंड कहते हैं। जब आप किसी को बोलते हैं तो मेरा साउंड जो आपके कान पे जा रहा है वो 10 सेकेंड, 1/10 सेकेंड, 1 सेकेंड का 10वां भाग टाइम तक वहां पे रहता है। इसी टाइम को क्या बोलते हैं, परसिस्टेंस ऑफ हियरिंग या स्थिर
निविधि बोलते हैं, ठीक है। तो आपसे ये भी पूछता है परसिस्टेंस ऑफ हियरिंग क्या होता है, तो 1/10। आपसे ये भी पूछ लेता था परसिस्टेंस ऑफ वॉचिंग, मतलब किसी चीज को देखते हैं जब अपने आंखों में, तो उसका भी इमेज आपके आंख में 1/16 से 1/10 सेकंड के बीच में रहता है। तो वो लाइट वाले चैप्टर में वहां पे छूट गया इस चीज को, तो आप वहां पे भी नोट कर लेंगे कि सुनने का परसिस्टेंस कितना होता है 1/10 सेकंड, जबकि देखने का परसिस्टेंस कितना होता है 1/10 से 1/16 सेकंड होता है। आप इस बात को समझ पाए होंगे। उसके बाद पूछता है कि ध्वनि का जो परावर्तन होता है उसके वजह से कौन कौन सी घटनाएं घटती हैं, किस किन चीजों में ये हेल्प करता है ध्वनि का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। तो ध्वनि का परावर्तन के कारण पर्वत की ऊंचाई मापी जाती है, किसी पर्वत की ऊंचाई मापी जाती है तो ध्वनि के परावर्तन के हेल्प से मापा जाता है। नदी का चौड़ाई या गहराई, ये ध्वनि के परावर्तन के ही मतलब की हेल्प से मापा जाता है। तो क्वेश्चन आपसे पूछ लेगा कि डेप्थ ऑफ समुद्र का डेप्थ किस मतलब कि ध्वनि के किस घटना के कारण मापा जाता है, तो परावर्तन के कारण मापा जाता है। वैसे ही रडार जो होता है, रडार एक इक्विपमेंट है, यंत्र है, जिसके हेल्प से हम लोग वायुयान की स्थिति एवं दिशा का पता लगाते हैं। कि आप देखते हो कि जो दूसरे देश का वायुयान दूसरे देश में जाता है तो वो लोग तुरंत पता कर लेते हैं कि इंडिया का वायुयान अपने देश में आ रहा है, पाकिस्तान में आ रहा है, पाकिस्तान का वायुयान इंडिया में आ रहा है। तो वो किस सिस्टम से काम करता है, रडार से। वो लोग बैठे रहते हैं, रडार बजना शुरू हो जाता है कि कोई दूसरे देश का वायुयान आ रहा है, कोई दूसरे देश का हवाई जहाज आ रहा है। तो वो किससे पता चलता है, रडार। और रडार किस ध्वनि के किस मतलब की गुण पे काम करता है, तो ध्वनि के परावर्तन पे काम करता है, ठीक है, रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड पे काम करता है। उसके बाद सुनार क्या होता है, ये भी एक ऐसा ही इक्विपमेंट है कि समुद्र के अंदर जब जहाज चलती है तो उसके सामने कोई डॉल्फिन ना आ जाए, कोई पहाड़ ना आ जाए, उसके लिए एक वेव मतलब सुनार जो होता है प्रश्रव्य तरंग और रडार प्रश्रव्य तरंग, मतलब 20,000 से ऊपर वाले तरंग को ये लोग निकालते हैं। तो उससे वो रिफ्लेक्शन होकर परावर्तित होकर वो साउंड आता है, तो पता चल जाता है कि सामने कुछ है, तभी तो ये रिफ्लेक्ट होकर आ जाता है। साउंड का परिवर्तन कब होगा, जब सामने कुछ होगा, रुकावट होगा, तभी तो वो उसको पता चल जाएगा कि वो कुछ सामने है, तो अब इधर हमको नहीं जाना है, अपना रास्ता मोड़ लेना है। तो इससे पता चलता है। और क्या करता है, उससे समुद्र के अंदर में कोई अगर वस्तु है तो उसका भी पता किसके हेल्प से लगाते हैं, सुनार के हेल्प से। और सुनार किस इस पे काम करता है, साउंड के परावर्तन पे, मतलब रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड पे काम करता है। आप समझ पाए होंगे इस चीज को। उसके बाद चमगादड़ एवं डॉल्फिन के मार्ग, जो चमगादड़ होता है और डॉल्फिन होता है, वो अपना चमगादड़ आप देखते हैं कि रातों में चलता है। तो वो कैसे चलता है, रात में चलते चलते वो अपना, अगर आप उसके सामने कुछ आएगा तो अपना रास्ता बदल लेता है। तो वो भी इसी काम पे करता है। वो भी ये भी पूछता है कि चमगादड़ कौन सा तरंग निकालता है, तो पराश्रव्य मतलब 20,000 से ऊपर अल्ट्रासोनिक वेव निकालता है। तो उसमें भी वो भी क्या करता है, एक तरंग दैर्घ्य छोड़ता है, और जब सामने कुछ आता है तो उसको परावर्तित होकर उसके पास आ जाता है, तो उसको पता चल जाता है कि सामने कुछ है, तो अपना रास्ता मोड़ लेता है। तो ये चमगादड़ हो गया। स्टेथोस्कोप, हृदय का धड़कन जो मापने के लिए डॉक्टर लोग यूज करते हैं, उसमें भी प्रकाश का परावर्तन ही काम करता है। सॉरी, साउंड का परावर्तन, अगर कहीं भी प्रकाश बोलेंगे तो ध्यान रखिएगा, साउंड का परावर्तन हम लोग पढ़ रहे हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड पढ़ रहे हैं। इसके बाद ध्वनि का अपवर्तन क्या होता है, परावर्तन पढ़ लिए, अपवर्तन हम लोग साउंड प्रकाश में भी, लाइट वाला चैप्टर अगर आप नहीं देखें जाकर देखिए, बहुत अच्छा से समझाया गया, उसमें क्वेश्चंस भी कराए गए। तो ध्वनि का अपवर्तन मतलब रिफ्रैक्शन ऑफ साउंड, इससे क्या क्या घटनाएं घटती है। देखिए, ध्वनि का अपवर्तन जब होता है, जब ध्वनि एक माध्यम से दूसरे, देखिए जब एक माध्यम पे जाके टकरा के लौट जाती थी तो उसको क्या बोलते थे, परावर्तन। और इसी माध्यम में अगर टकराई नहीं, इसमें घुस गई, मतलब इसके अंदर चली गई और इस माध्यम में चली गई, तो इस घटना को क्या बोलते हैं, ध्वनि का अपवर्तन मतलब रिफ्रैक्शन ऑफ साउंड। मतलब कि एक माध्यम से घुस के दूसरी माध्यम में चली गई, तो इसको क्या बोलेंगे, रिफ्रैक्शन ऑफ साउंड। इसमें क्या होता है, रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड में क्या होता है, जब सघन माध्यम से विरल, माध्यम दो तरह के होते हैं, सघन और विरल। मतलब कि बताए थे कि जिसका पार्टिकल नजदीक नजदीक है उसको क्या बोलते हैं, सघन माध्यम कहते हैं, जिसका पार्टिकल दूर दूर है उसको क्या बोलेंगे, विरल माध्यम। तो अगर ध्वनि सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाएगी तो अविलंब से दूर हो जाएगी, और अगर ध्वनि विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाएगी, विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाएगी तो अविलंब की ओर हो जाएगी, और सघन माध्यम से विरल में जाएगी तो अविलंब से दूर हो जाएगी। इंग्लिश में बोले तो अगर ये डेंसर से रेयरर मीडियम में जाएगी तो परपेंडिकुलर की तरफ झुक जाएगी, डेंसर से रेयरर में जाएगी तो परपेंडिकुलर से दूर चली जाएगी, और अगर विरल मतलब कि क्या बोलेंगे इसको, रेयरर से डेंसर में जाएगी तो अविलंब की ओर झुक जाएगी। ये दो घटना होता है ध्वनि के अपवर्तन के साथ। आप आई होप कि आप समझ पाए होंगे। इस ध्वनि के अपवर्तन से क्या होता है कि आप देखते हैं कि दिन के समय में आपके आसपास में कोई भी हल्ला गुल्ला होता है तो आपको नहीं सुनाई देता है, क्योंकि उस समय ध्वनि में मतलब कि आर्द्रता की मात्रा कम होती है, मॉइस्चर कम होता है। ध्वनि जो उस समय वो होता है, क्या बोलते हैं, वायुमंडल होता है, वो उतना मतलब कि सघन नहीं होता है, विरल होता है, क्योंकि उस समय टेम्परेचर होता है।
लेकिन रात को समय में अगर कोई आपसे मतलब दूर भी कोई बातचीत करता है, हल्ला गुल्ला करता है, तो आपको जल्दी सुनाई देता है, क्योंकि उस समय माध्यम में क्या होता है, माध्यम के कण पास हो जाते हैं, मतलब कि माध्यम उस समय सघन हो जाता है, मतलब कि डेंसर हो जाता है। इसलिए अगर दूर भी कोई लड़ाई झगड़ा या कोई भी बात करता है तो आपको इजिली सुनाई दे देता है। तो ये किसके कारण होता है? ध्वनि के अपवर्तन के कारण। आप इतना नोट डाउन कीजिए और आई होप कि इतना ठीक है। और नेक्स्ट जो भी होगा हम लोग अब नेक्स्ट टॉपिक को स्टार्ट करेंगे, या इसमें अगर कुछ छूटा होगा तो हम देख लेंगे, कभी और बता देंगे। तब तक के लिए आप देखते रहिए एमिंग आई हिंदी यूट्यूब चैनल, और जय हिंद, बाय बाय, टेक केयर।